नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कोहली क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड क्लास। फर्स्ट जो क्लास था हमारा, उसमें हम लोग ने देख लिया था सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे खोज हुआ, और उसके बाद हम लोग ने देखा था जो इसका जो फैलाव है, अर्थात सिंधु घाटी जो है सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है और किस किस नदी के बीच है। तो इसे कवर करते हुए हम लोगों ने देखा था जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल है उसे एक एक करके डिस्कस करते हुए आ रहे थे, और उस स्थल से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ है वो भी हम लोग देख रहे थे। तो उसी क्रम में हम लोग अभी देखेंगे, जो आज जो देखेंगे एक शहर है वो है कालीबंगा। तो आज हम लोग कालीबंगा से आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो देखिए जो कालीबंगा है ये तो कहाँ अवस्थित है, तो ये आपको राजस्थान में पड़ता है, जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें पड़ता है। और इसकी जो खुदाई किया था, अर्थात जो खुदाई किनके देख रेख में हुआ था, तो ये अमलानंद घोष के देख रेख में हुआ था 1953 के करीब में। तो और साथ ही एक और इससे संबंधित है एक दो और पुरातात्विकविद, तो वर्जवासी लाल एवं बी के थापर। तो आपको ये तीन नाम याद रखना होगा, अमलानंद घोष, वर्जवासी लाल और बी के थापर। अब देखिए जो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है सही मायने में, तो देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है क्या? काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से हमें जो क्या मिला है, तो यहाँ से हमें मिला है देखने को जो साक्ष्य मिला है पुरातत्व, तो उसमें हमें मिला है अलंकृत ईंट मिला है, और साथ ही चूड़ियाँ और जोता हुआ खेत। तो जोता हुआ खेत का भी हमें क्या मिला है? साक्ष्य मिला, एविडेंसेस मिले हैं, एवं हल और हवन कुंड मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कालीबंगा सबसे पहले आपको जो याद रखना होगा वो अलंकृत ईंट और चूड़ियाँ, और साथ ही साथ जोता हुआ खेत। ठीक है, चलिए। और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है ये कालीबंगा? तो ये सरस्वती नदी, जिसको घग्गर नदी भी कहा जाता था पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिला है कालीबंगा से, तो उसकी ये यह था कि यहाँ एक साथ दो दो खेती करने का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो कालीबंगा से जो एक जानकारी सबसे अहम देखने को मिलता है, तो वो है एक साथ दो फसल उगाने का, अर्थात चना और सरसों। तो चना और सरसों को एक साथ उगाया जाता था। तो यहाँ हो गया आपका कालीबंगा से एक महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या कीजिए, कोई आपको बहुत सारा इसमें सब फैक्ट है, कैसे याद रहेगा? तो उसके लिए तरीका ये है, जितने भी शहर है उसे आप पहले लिख लीजिए, जैसे मोहनजोदड़ो, फिर वहाँ पे क्या क्या मिला है। ज़्यादा नहीं, पाँच लगभग पाँच जो इम्पोर्टेंस हो उससे संबंधित जो साक्ष्य एविडेंसेज है उसे आप लिख के याद कीजिए। शॉर्ट नोट खुद बनाइए, तो उससे बेहतर रहेगा, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में उसे याद करने में आसानी होगा। कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है आप जो आपको खुद आप एक दो बार रिवीजन जब करोगे ऑटोमेटिक उसमें ही याद हो जाएगा। तो बस याद करने का यही तरीका है कि आप उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, याद होगा। या फिर कुछ ट्रिक बना लीजिए, खुद पढ़ते वक्त कोई चीज़ से रिलेट कर दीजिए, तो उससे भी याद हो जाता है। और सबसे मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो रिवीजन में होता है, बार बार पढ़ने से वो याद ही रह जाता है। तो यहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, हवन कुंड, चना और सरसों, उत्तम कोटि का जल प्रबंधन भी हमें यहाँ से देखने को मिला है। चलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्तम कोटि का जो जल प्रबंधन था वो धौलावीरा का था, और उसको यूनेस्को में शामिल भी किया गया था, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब हम लोग देखेंगे एक और शहर, वो है रोपड़। तो देखिए इसकी जो खुदाई किया गया था 1953 में, और किसके द्वारा? तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, मतलब उनकी देखरेख में। तो यज्ञदत्त शर्मा के देखरेख में जो रोपड़ है उसकी खुदाई किया गया था, और यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। तो जो रोपड़ है कहाँ है ये? तो पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। लेकिन जो इसका आधुनिक नाम है रोपड़ का, वो क्या है? वो है रूपनगर। ठीक है, तो रूपनगर
किसका नाम था? ये रोपड़ का। यह किसका नाम अभी है प्रेजेंट में? तो रूपनगर नाम था, सॉरी नाम है रोपड़ का। और इससे जो महत्वपूर्ण एक बात है, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है रोपड़ से, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये स्थल का जो स्वतंत्रता के जस्ट बाद जिस स्थल का खुदाई किया गया था वो रोपड़ ही था। तो स्वतंत्रता के बाद रोपड़ पहला स्थल है जिसकी खुदाई किया गया था। और मानव के साथ उसके जो पालतू जानवर हुआ करता था अर्थात कुत्ता, यहाँ उसको देखा गया था दफनाए हुए। मतलब मानव के साथ साथ कुत्ते को भी यहाँ दफन कराने जो किया जाता था उसका हमें साक्ष्य मिला। कहाँ से? तो ये हमें रोपड़ से मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग एक और देखे थे, तो मानव के साथ ये इस टाइप का जो है डॉग को भी कुत्ते को भी दफन किया जाता था। वो हम लोग ने पाषाण काल जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था, जो जम्मू कश्मीर का वो जो होम है वहाँ से हमें ऐसा एविडेंसेस देखने को मिला था। तो ऐसा ही सब जो है नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये ऑप्शन अगर रोपड़ भी रहेगा तो आपको रोपड़ भी देना है, सही करना है। और जम्मू कश्मीर जो बुर्ज होम रहेगा तो दोनों होगा, या तो रोपड़ होगा तो बुर्ज होम नहीं होगा, बुर्ज होम होगा तो रोपड़ नहीं होगा, दोनों होगा तो दोनों हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। जो नेक्स्ट शहर है वो है बनावाली। तो देखिए बनावाली जो है 1973 में इसका जो खुदाई किया गया था। और किसके द्वारा खोजा जो ये खुदाई किया गया था, किसके द्वारा, किसके देख रेख में? तो रविंद्र सिंह के देख रेख में ये खुदाई करवाया गया था। और जो वनावाली है, जो वनावाली कहाँ है ये? तो यह है हरियाणा में स्थित है। और इसके समीप जो नदी है वो रंगोई नदी है। तो अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा, एक जगह मैं आगे कर दिया हूँ, उसे आप देख लीजिएगा ताकि याद रह जाए। तो यहाँ से हमें जो एक जल निकासी का भी व्यवस्था नहीं मिला है। देखिए हर जगह हमें मिला है यहाँ पे नहीं मिला है। तो जल निकासी का जो व्यवस्था है हमें बनावाली से नहीं मिला है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो शहर था सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण जो क्या मिला है, तो उसका जो शहर का जिस तरह से व्यवस्थित किया गया था, तो उसमें से एक ये भी था कि जो उसका ड्रेनेज सिस्टम था, जो जल निकासी था, वो काफ़ी एकदम उत्तम किस्म का था। ठीक है, लेकिन उसी में से एक ऐसा शहर है बनावाली जहाँ पे हमें जल निकासी का जो व्यवस्था नहीं देखने को मिला, बल्कि यहाँ पे क्या होता तो प्रत्येक घर में ही खुद का सोख्ता मिला था। मतलब जो सोख्ता बनाया जाता है, सोख्ता उस प्रत्येक घर में मिला था। तो नाली ना मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला था। अर्थात जल निकासी के मामले में ये लोग क्या थे? आत्मनिर्भर थे। चलिए, तो बनवाली से हमें एक ये सबसे इम्पोर्टेंट लगा। और दूसरा देखिए, दूसरा एक और है कि जो मोस्ट ऑफ जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसकी जो सड़कें हैं वो तो काफ़ी सीधी है, था समकोण पे कुछ इस टाइप के 90 डिग्री एंगल पे जो काटती हुई कुछ इस शेप में बना हुआ था, जैसा कि हम लोग ने मोहनजोदड़ो में देखा था। लेकिन जो बनावाली है यहाँ की जो सड़कें मिली है वो टेढ़ी मेढ़ी था, स्टार शेप जो सड़क है वो स्टार शेप भाग, मतलब इस तरह कुछ था, जिगजैग फॉर्म में मान लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे हो गया, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे टाइप का कुछ सड़क मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए कुछ कुछ ऐसा कुछ फैक्ट ही होता है जो आपको याद ही रह जाता है कि स्टार्ट सेव है तो वनवाली से मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे उसका पर्सनल जो था नाला व्यवस्था नहीं था, ये लोग खुद अपना सोख्ता बना कर रहा करता था। मतलब जल के लिए व्यवस्था कर लिया था, निकासी का जो था वो सोख्ता खुद बनाया करता था घरों में ही। और यहाँ से उत्तम कोटि का जौ मिला। तो देखिए वनवाली से क्या मिला? उत्तम कोटि का जौ मिला है। हवन कुंड और मिट्टी का बना हुआ हल मिला। तो मिट्टी का बना हुआ, तो ये सारा देखिए पॉइंट जो है याद रखना चाहिए। तो उत्तम कोटि का तो हो गया आपका जौ, और साथ ही साथ क्या है? तो मिट्टी का बना हुआ एक हल का भी प्रमाण मिला। तो मिट्टी का बना हुआ हल, उत्तम कोटि का जौ, ये सारे जो चीज़ है हमें मिला है कहाँ से? ये मिला हमें बनावाली से मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और है जो स्थल है वो है कुणाल। तो देखिए मेरे नाम पे ही ये शहर है, मतलब मेरे नाम पे नहीं रखा गया, मतलब मेरा नाम है कुणाल इसलिए मुझे याद है। तो इसमें ऑटोमेटिक जब मैं पढ़ रहा था इसको ऐसा ही याद रहता है, हमें, तो मैं भूलता ही नहीं नाम से ऐसे लोग को याद रहता है अपने से रिलेटेड फैक्ट। यहाँ से चांदी का मुकुट मिला है। ठीक है,
और ये हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और इसकी जो खुदाई किया गया था 1968 में, सॉरी 1968 में किया गया था, सूरज मान के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना होगा क्या मिला है, तो चांदी का 2 मुकुट मिला है। तो चांदी का 2 मुकुट जो मिला है हमें यहाँ, ये मिला है कुणाल नामक जो स्थल है वहाँ से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता से। और चांदी का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो हड़प्पा वासी ने ही किया था। हड़प्पा जो सभ्यता का लोग थे वो लोग ने ही चांदी का प्रयोग किया था, लेकिन ये लोग चांदी तो प्रयोग किए थे लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और शहर है जो महत्वपूर्ण शहर, वो है धौलावीरा। ठीक है, तो देखिए गुजरात में स्थित है। जो धौलावीरा कहाँ है, ये गुजरात में है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो जो धौलावीरा है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसकी खुदाई जो किया गया था कब, 1967 में जेपी जोशी के द्वारा। ठीक है, फिर इसके आगे जाकर फिर एक बार खुदाई किया जाता 1990-91 के करीब में, और इस समय किसके नेतृत्व में, तो रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में। तो धौलावीरा, तो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट 2 व्यक्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। तो ये जो है धौलावीरा, ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा जो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो स्थल है वो बहुत सारा स्थल है जो पाकिस्तान में ही पड़ता है। और भारत में स्थित सबसे जो बड़ा स्थल है वो सिंधु सभ्यता का, वो है राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। और यह एकमात्र स्थल है, अर्थात जो धौलावीरा है वो एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। तो हम लोग ने देखा था जिसे मोहनजोदड़ो को देख रहे थे, या फिर मोस्ट ऑफ जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, जो शहर था वो 2 भागों में था, अपर और लोअर शहर था। तो जो ऊपर का जो शहर होता था जो ऊंचाइयों पे जो बना हुआ था, तो उस पर ऐसा कहा जाता था कि उसमें कहा जाता नहीं था, मतलब फैक्ट भी होगा क्योंकि उसमें जो धनी लोग रहते थे ऊपर वाले एरिया में, जो जबकि जो नीचे वाले एरिया था वो आम जनता मान सकते हैं, आम जनता के लिए था वो लोग। ठीक है, लेकिन वो 2 भाग में था, जबकि जो धौलावीरा वो, तो धौलावीरा जो है एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। और यह वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल भी है धौलावीरा। यहाँ से खेल का मैदान, तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेडियम जो देखने को मिला, खेल का मैदान, ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें धौलावीरा से देखने को मिला है। शतरंज का बोर्ड, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षरों और सबसे उत्तम कोटि का जो जल प्रबंधन है उसका जो प्रमाण मिला, ये कहाँ से मिला है, तो ये हमें देखने को जो मिला है ये धौलावीरा से मिला है। ठीक है, चलिए, और जो धौलावीरा है उसको जो यूनेस्को के साइट में शामिल किया गया था कब, 1921 में, इसके जल प्रबंधन, उत्तम जल प्रबंधन के वजह से। तो इसकी सबसे जो प्रमुख विशेषता रहा वो उत्तम जल प्रबंधन का व्यवस्था रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल, तो देखिए लोथल को हम लोग ने तो देख लिया था शायद पिछले वीडियो में, कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं, याद हो जाएगा फिर से। तो देखिए इसकी जो खुदाई है वो किसकी देख रेख में हुई थी, तो ये हुई थी रंगनाथ राव के देख रेख में। और जो लोथल है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। ये कैसा था, तो बंदरगाह स्थल है। कौन सा, तो लोथल। यहाँ से गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा डैकयार्ड मिला है, डैकयार्ड का साक्ष्य मिला है। और साथ ही साथ फारस की मोहर मिली है, जिससे ये पता चलता है कि विदेशी व्यापार जो होता था अंतर्राष्ट्रीय, ये लोग ट्रेड किया करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड। तो विदेशी व्यापार का संकेत हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो जो फारस की मोहर मिली है उससे ये सब मालूम होता है। और यहाँ से माप तौल का भी सामान मिला है, तो माप तौल करने का जो बटखारा वगैरह होता है वो सब भी मिला है कुछ उससे रिलेटेड। चलिए, यहाँ से दिशा मापक यंत्र मिला है, तो लोथल से दिशा मापक यंत्र मिला है। यह एक औद्योगिक शहर था और साथ ही साथ ये कैसा था, एक औद्योगिक शहर था। इस शहर सड़कों के, मतलब
जो इस शहर का जो घर था वो, जो उसका दरवाज़ा था घर का, वो होता था सड़क की तरफ खुलता था। उसका जो मुंह था घर का दरवाज़ा, वो किधर, सड़क की तरफ होता था। लेकिन हम लोगों ने देखा था क्या, जो बहुत सारे ऐसे है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसकी जो दरवाज़ा वो सड़क के विपरीत है, मतलब पीछे की तरफ खुलता था। चलिए, यहाँ से युगल सावधान मिला है तथा जोड़े में लाश। तो युगल सावधान जो हमें मिला है, सावधान ये कहाँ से, लोथल से मिला है, जिससे सती प्रथा का आभास होता है। जरूरी तो नहीं सती प्रथा होता हो, क्या पता कोई एक आदमी मर जाता था, फिर कोई दूसरा उससे संबंधित लोग मरता होगा, उसके पत्नी हो चाहे कोई भी, उसके परिवार के लोग उसको भी सेम उसी के साथ दफना देता होगा। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। या तो सती प्रथा हो भी सकता है, आभास हो रहा ना, एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक साथ दो दो सबको देखा गया, मतलब जोड़े में लाश को देखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सारा जो इतिहास का ऐसा फैक्ट है जिसको क्या क्या एज्यूम किया जाता है, जरूरी नहीं कि वो सही हो, ऐसा इमेजिनेशन किया जाता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। लोथल हो गया, तो लोथल को हम लोगों ने दोबारा देख लिया। तो देखिए इसमें क्या था, लोथल एक बंदरगाह शहर था। और यहाँ से हमें एक चावल क्या मिला, यहाँ से हमें चावल था, राइस का जो एविडेंसेस मिले हमें कहाँ से मिला, लोथल से मिला है। और रंगपुर से भी मिला, आगे देखेंगे रंगपुर के बारे में होगा तो आगे देखेंगे। और फारस की मुहर, मिस्र की मम्मी, गोरिल्ला, पंचतंत्र का चालाक, लोमड़ी का चित्र मिला है। चक्की का दोपाट, हवन कुंड, युगल सावधान, ये सारा चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिला है। और साथ ही साथ हाथी दांत का बड़े पैमाने और मन का तथा गुड़िया उपयोग होता था इस समय। उद्योग का साक्ष्य भी हमें कहाँ मिला है, ये लोथल से मिला। कुल मिला के एक ऐसा शहर था जहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह था, क्या था, औद्योगिक नगर था ये। चलिए, हाँ नेक्स्ट जो आ गया हमारा वो रंगपुर आ गया। ठीक है, तो रंगपुर ये कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है। और किस नदी के किनारे है समीप, तो मादर नदी, कहीं कहीं भादर नदी भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, मादर और फादर कुछ इस टाइप का रहता, भादर शायद रहता, हाँ कुछ कोई बात देख लेंगे आगे। तो जो रंगपुर है ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ हमें चावल का साक्ष्य मिला है, यहाँ से धान की भूसी का जला हुआ ढेर मिला है। तो इससे ये पता मालूम होता है कि ये लोग यहाँ पे चावल की खेती किया करते थे। ठीक है, चलिए। और किसके देख रेख में इसकी खुदाई किया गया था, रंगनाथ राव के निर्देशन में 1954-55 में इसकी खुदाई किया गया था, किसका, रंगपुर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ आपका सुझाव हो, कुछ अगर आपको लगे कुछ इसमें ऐड करना चाहिए कहीं पे, कुछ आपको अगर गड़बड़ी लगे कुछ ऐसा, तो ज़रूर आप लोग अपना सुझाव दीजिए, उसको देखा जाएगा कुछ सुधार करने को लेकर। रंगपुर हम लोगों ने देख लिया था, अब देखेंगे सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से देख लेते हैं क्या क्या संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यह गुजरात में स्थित है और इसकी जो खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। और यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डियाँ मिली। तो देखिए कलश में जो सावधान होता है, कलश में जो सबका कुछ अंश रखा नहीं जाता जलाने के बाद जो राख होता है, तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला। साथ ही साथ घोड़े की जो हड्डियाँ हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिला। यहाँ से छोटा बंदरगाह भी हमें एक मिला है, मतलब यहाँ पे पता चलता था एक छोटा बंदरगाह भी था। ठीक है, ये हमें कहाँ सुरकोटदा से मिला है। आलमगीरपुर, तो देखिए जो आलमगीरपुर है, जब हम लोग देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार, तो ये सबसे जो पूर्वी जो इलाका है, पूर्वी जो क्षेत्र था वो आलमगीरपुर ही था, सबसे पूरब का। तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवस्थित है। अर्थात ये कहाँ था, ये मेरठ जिला, जो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जिला है। और यमुना की जो सहायक नदी हिंडन नदी है उसके किनारे ये अवस्थित था। कौन, तो आलमगीरपुर। और 1958 में 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। और यह सबसे पूर्वीय स्थल है, हम लोग ने देख लिया था पहले ही से। और यहाँ से उत्थान और पतन का साक्ष्य एक साथ मिला है। इसका ये मतलब हुआ, देख जो आलमगीरपुर है, यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे उत्थान हुआ, उत्थान का कुछ एविडेंस मिला शुरुआती का। और जब इसका एंड हो रहा था, जब सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्ति के कारगर पर थी, तो उससे संबंधित भी बहुत सारा ऐसा चीज़ मिला।
तो यहाँ से उत्थान एवं पतन का भी साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। कहाँ से? आलमगीरपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मांदा। ये सबसे आपके उत्तरी हो गया। जो मांदा जो था ऊपर, यह कश्मीर के अखनूर जिला में स्थित है। जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 में इसका उत्खनन का कार्य संपन्न कराया। यह इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। बिल्कुल हम लोग इसे देख लिया था, जो चिनाब नदी के किनारे था। और चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक था। उसे आगे देखेंगे अभी। और तो देखिए, यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। जो दायमाबाद है महाराष्ट्र में है। और वर्तमान समय में कहाँ है? यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी छोर है। यहाँ से एक धातु का रथ, ये देखिए मेटल का बना हुआ धातु का रथ मिला है, जो इक्का गाड़ी का था। इसको इक्का गाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो दायमाबाद से हमें क्या मिला? धातु का रथ मिला है, इक्का गाड़ी। अब देखिए, इसको एक फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो मैंने इसे एक बुक से क्लिक करके ही डायरेक्ट डाल दिया था। तो इसे याद करना सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसको फटाफट एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, पढ़ लीजिए। जैसे हड़प्पा, और हड़प्पा जो अवस्थित है कहाँ है? तो मोंट गोमरी जिला में अवस्थित है, पंजाब के मोंट गोमरी जिला में। और इसके जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स है। ठीक है, कब इसका उत्खनन किया गया था? तो 1921 में किया गया था। किस नदी के किनारे अवस्थित है हड़प्पा? तो यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो नरकाना जिला, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और जो इसका उत्खनन करता है वो राखल दास बनर्जी है। 1922 में इसका उत्खनन किया गया था। और यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसी प्रकार से आप एक एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो इसमें हम लोग वही सब देखेंगे, जैसे इसके कितना अच्छा इसका जो शहर व्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ था, यहाँ से क्या क्या इम्पोर्टेंस, मतलब उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये लोग खेती किया करते थे, व्यापार कैसे करते थे, तो कुल मिलाकर हम लोग इसमें यही देखेंगे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की जो विशेषता है उसमें से जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यह एक नगरीय अर्थात शहरी सभ्यता थी। जबकि हम लोग ने देखा था जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कैसी थी? वो विश्व की पहली सभ्यता है, लेकिन वह ग्रामीण सभ्यता है। जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, इसे हम लोग ने देख लिया। अब जो मोस्ट ऑफ जो है इसका जो सड़क, वो पूर्व से पश्चिम दिशा में बना होता था। जिससे ये होता था हवा के द्वारा वो सड़क जो होता स्वतः ही साफ हो जाती थी। नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। तो एक तो हो गया नगर का जो नियोजन, किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से नगर अर्थात शहर को बसाया गया था। और उस शहरों का जो जल निकासी थी व्यवस्था, वो काफ़ी शानदार थी। ठीक है, और इसकी जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी। इसकी नालियाँ कैसी थी? ढकी हुई थी। तथा सड़क जो थी वो सीधी थी। और अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था? वो कृषि था। तो सिंधु सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था? वो एग्रीकल्चर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका जो व्यापार था वो विदेशों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय से होता था। हम लोग ने देख लिया था, जो फारस की मोहर भी मिला था। और इनकी जो भाषा है वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक, मतलब कुछ भाव चित्रात्मक, कुछ चित्रित रूप में बना हुआ था इसका जो लिपि भाषा, इसलिए इसको पढ़ा जाना थोड़ा मुश्किल है। और इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक थी। और इनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए, हम लोग जो लिखते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि ये लोग दायां से बायां लिखा करता था। जैसे उर्दू लिखा जाता है, सॉरी दायां से बायां, हम लोग किधर से लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं ना इधर से, लेफ्ट टू राइट, जबकि ये लोग इधर लिखता था उल्टा, राइट टू लेफ्ट। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज़्यादा जो चित्र मिला है, तो हड़प्पा लिपि के प्रमाण से जो सबसे ज़्यादा जो चित्र मिला वो कैसा था? यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता था। इसका मतलब ये हो गया कि लोग मछली भी ज़्यादा खाता होगा, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इनके मुहरों पर, जो इनका मुहर था, मुहर उस पे जो सबसे ज़्यादा जो चित्र था बना हुआ, वो एक सींग वाला जानवर था। ठीक है, एक सींग वाला जानवर का ये लोग काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे। तो इनके मुहरों पे एक सींग वाला जानवर का चित्र था और इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित कुछ मुहर मिला है उस पर गाय और सिंह लाइन नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सिलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, हम लोग जान रहे थे, जबकि सोना, चांदी, तांबा, टीना, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम जो बाट था वो 16 केजी का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे और सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में जो रंग का यूज होता था वो कैसा था, वो लाल, मतलब ज़्यादातर जो मिट्टी का बर्तन था वो लाल रहा करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद होते जा रहा आप लोग को, एक दो बार पढ़ोगे आप लोग खुद याद हो जाएगा। मिनट, चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधुभाषी जो थे, सिंधुभाषी वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, मतलब कॉटन के जो प्रथम उत्पादक थे कौन, ये सिंधुभाषी सॉरी भाषी करें, सिंधुभाषी जो थे वो विश्व में सर्वप्रथम जो है कॉटन का उत्पादन करना प्रोडक्शन करना शुरू किया था। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, हम लोग तो देखा ही था, कृषि प्रधान देश था जो भारत के अभी भी है, तो उतना नहीं है लेकिन है तो। और पशुपालन भी करते थे, परंतु उनकी जो मुख्य व्यवसाय थी वो क्या था, वो व्यापार ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। कहीं ऐसा तो नहीं जो गुजरात के लोग हैं जो व्यापार करते हैं उसी का इम्पैक्ट है, जो सब उतना वर्षों रहा था सिंधु घाटी सभ्यता से चलता आ रहा हो, है ना। उसका कुछ ऐतिहासिक रीजन, भी रीजन होता है, कुछ उसका ज्योग्राफिकल वजह भी होता है, कहीं किसी का स्टेट या देश का। चलिए, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे, तो ये लोग चौपर और पासा खेला करते थे। और इसके जो सबसे प्रिय देवता हैं वो शिव, अर्थात शिव किसको कहा है, जो हमें जो मुहर मिला था ये पशुपतिनाथ का जो चित्र था उसको पशुपति चित्र कहा गया था, उसी को शिव माना गया है, मतलब कहा जाता है। हाँ, ये वो जो थे वो सबसे प्रिय देवता थे, जबकि इनकी जो पसंदीदा वृक्ष वो पीपल, इनकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। और इनका जो पसंदीदा जानवर था वो क्या था, इनका पसंदीदा जो जानवर था वो बसहा बैल अर्थात सांड या बिच्छू। ठीक है, और इनकी जो पसंदीदा पक्षी थी वो बतख। और इनका आदरणीय नदी, रिस्पेक्टेड जो रिवर थी वो सिंधु नदी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, आज तो ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए, लिमिटेड चीज़ को पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, वही याद रहता है और एग्ज़ाम में बनेगा। इसलिए कोशिश है कि ज़्यादा चीज़ों को नहीं, मतलब इंक्लूड किया जाए वीडियो में। कोशिश रहता है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को ही रख के वीडियो बनाया जाए ताकि कम पढ़ें और उसे याद रखें। सिंधु सभ्यता का समाज है जो 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का जो समाज है कितने वर्गों में बटा हुआ था, 4। कौन कौन से, तो देखिए, एक तो विद्वान हो गया, दूसरा योद्धा। तो आपको ऐसा लगेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग, वो लोग तलवार या क्या युद्ध वगैरह से परिचित नहीं थे, तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन योद्धा क्यों था उस समय, तो जरूरी थोड़ी ना, अगर कोई देश संपन्न है तो इसका ये मतलब नहीं, वो अगर युद्ध नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अपना सेल्फ डिफेंस के लिए रखेगा नहीं, योद्धा वगैरह रखेगा ये। तो व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 वर्गों में बटा हुआ था सिंधु सभ्यता का समाज, विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार तथा श्रमिक। ठीक है, चलिए
अब देखिए वस्तुओं का आयात, तो ये लोग कैसे कैसे अर्थात कहाँ से कौन सा चीज़ मंगाया करता था। तो जैसे सोना हो गया, तो सोना कहाँ से, तो ये अफगानिस्तान और ईरान के तथा कर्नाटक से, तीन जगह। तो सोना ये लोग जो मंगाते थे गोल्ड कहाँ से, अफगानिस्तान से, ईरान से और कर्नाटक से। चांदी हो गया अफगानिस्तान ईरान, तांबा बलूचिस्तान और खेतरी राजस्थान का खेतरी से एवं ओमान। तीन ईरान एवं अफगानिस्तान। गोमेद हो गया सौराष्ट्र से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते निर्माता, अर्थात अलग अलग विद्वानों का इसके बारे में कुछ अलग अलग मत है। किसी का कहना था ये सुमेरियन, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जनक था सुमेरियन। कुछ का कहना द्राविड़ और कुछ का मंगोल अल्पाइन मिश्रित तथा मिश्रित अल्पाइन जो रहने वाले लोग हैं वो लोग इसके जनक है। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो द्राविड़ है, जो सबसे ज़्यादा इससे वैलिड भी है और ज़्यादा साइंटिफिक तौर पे ये मान्य भी है। अभी हाल फिलहाल में शायद एक आया था रिपोर्ट, उससे कभी वीडियो होगा तो बनाएंगे। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, राखी गढ़ी से रिलेटेड था वो वीडियो। तो जो सर्वमान्य मत है और ज़्यादा फैक्चुअल सही भी है वो है द्राविड़। जो द्राविड़ लोग हैं साउथ इंडियन जो द्राविड़ हैं उन्हीं को जनक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे काल का निर्धारण, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था, इसमें भी अलग अलग है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य हम लोग देखेंगे वो एनसीईआरटी और रेडियो कार्बन को थोड़ा सा याद रख लेते हैं। तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग अनुसार है वो कब है, 2350 से लेकर 1750। तो देखिए एक तो आपको याद रख लीजिए रेडियो कार्बन 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच। दूसरा एनसीईआरटी के अनुसार भी लगभग उसी के आसपास है, 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। और एक और ऊपर याद रखिए जॉन मार्शल के द्वारा, तो जॉन मार्शल के द्वारा 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। बाकी इसमें तो और नहीं लग रहा कुछ याद करना है। चलिए ठीक है, काल का निर्धारण भी हो गया। तो कुल मिलाकर समझिए कि जो हमारा सिंधु सभ्यता से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था वो समाप्त होता है। एक और है लास्ट सिंधु सभ्यता के पतन में इतिहासकारों का मत। तो इसमें भी अलग अलग का मत अपना अलग अलग विद्वानों का। जैसे गार्डन चाइल्ड वे व्हीलर के द्वारा जैसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं अर्थात उसका जो विनाश हुआ पतन हुआ वो विदेशी आक्रमण अर्थात आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुआ। जॉन मार्शल का कहना है इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी अर्थात प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी हुआ। और साथ ही साथ जॉन मार्शल का ये भी कहना कि बाढ़ का कारण भी हुआ, अतः बाढ़ से ये पूरा तबाह हो गया। ठीक है, चलिए। लेकिन ज़्यादातर जो मान्य है वो दो ही मान्य, एक तो आर्य आक्रमण, दूसरा सिंधु सभ्यता जो बाढ़ के कारण नष्ट हुआ। ये दोनों ज़्यादा मान्य है। आपको इसमें से लगभग हर एक को याद रखना होगा, ज़्यादा बेस्ट है। पूछ देगा कि किसके द्वारा ये बात कहा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ बाढ़ के कारण हुआ। इसमें दे देगा जॉन मार्शल दे देगा, आर एन स्टाइन दे देगा, स्टाइन डी कौशाम्बी दे देगा। तो आपको उसमें याद रहना जरूरी है, तो जरूर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसमें 3 याद रखिए या 2 याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग ऐतिहासिक काल देखते हैं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ क्वेश्चन होगा या तो हम लोग उसे कर लेंगे, नहीं तो हम लोग ऐतिहासिक काल में चले जाएंगे जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए थोड़ा और कमेंट भी कीजिए जरूर। आपको कुछ सुझाव हो जरूर दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, बेस्ट रहेगा। उसके लिए हमें कुछ अपने आप में कुछ चेंजिंग भी करने को देखने को मिलेगा।